तो सॉल्वेंसी रेशियो हमारे 4 टाइप के होने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। सेकंड हमारा होगा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगर बेटा हम इनके नाम अच्छे से याद रखेंगे रेशियोज के, तो हमें बहुत इजीली इनके फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूले में। और थर्ड है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो के बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, और फोर्थ है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, चलो तो इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो से। तो डेट टू इक्विटी से हमें क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो हमें डेट का मतलब मालूम होना चाहिए। डेट का मतलब होता है टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी। डेट का मतलब होता है टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब कि हमने बाहर से कितना पैसा लिया हुआ है, वेदर इट इज करंट और नॉन करंट फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि टोटल डेट टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये भी हमारा टोटल डेट निकल के आ जाता है। टोटल लायबिलिटीज में से जो ओनर्स ने पैसा लगाया हुआ है यानी शेयर होल्डर फंड, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, इसके अंदर हमारी शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज अपने पैसे माइनस करने के बाद कौन से पैसे बचेंगे? जो हमने बाहर से उधार लिए हुए हैं। ठीक है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो इसके फॉर्मूले में हम सिर्फ टोटल डेट्स के अंदर जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं या फिर हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, बस हम उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बस हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम इस रेशो के बारे में देखें तो हम ये पता कर रहे हैं कि हमने कितने पैसे लगाए हुए हैं, यानी जो ओनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने कितना पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, प्लस हमने बाहर से कितने पैसे उधार लिए हुए हैं। ठीक है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे और बाहर से लोन या बाहर से लायबिलिटीज हमारी कितनी होंगी, बाहर से कितना पैसा लेकर लगाएंगे। तो हम ये रेशो पता करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा होगा ये रेशो जितना कम आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये कम कब आएगा? जब हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स शेयर होल्डर्स फंड के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना लेस होगा, यानी लेस रेशो विल बी बेटर। क्यों होगा बेटर? अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो जाते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स कम होंगे तो बेटा हमारे जो, हम इनके बदले फ्री में तो लेते नहीं हम लॉन्ग टर्म डेट्स, इनके बदले या तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है या कुछ और पे करना होता है, तो ज्यादातर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जितने कम होंगे तो उतना इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट कम पे करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रेशो हमारा जितना ज्यादा कम आएगा उतना हमारे लिए ये बेटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल डेट की जगह क्या लिया? लॉन्ग टर्म डेट लिया, सिर्फ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमने नहीं लिया क्योंकि शॉर्ट टर्म की हमें ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी होती है, लॉन्ग टर्म पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है।
ठीक है, तो इस रेशो की कैलकुलेशंस के बारे में हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होगा? चलो पहले लॉन्ग टर्म डेट की बात कर लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कुछ याद आया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फर्स्ट चैप्टर में हमने बैलेंस शीट की थी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम ऐड कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म बैंक लोन आएगा। ठीक है, डिबेंचर्स आ जाएंगे, जितने भी 1 साल से ज्यादा के लिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी है वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या क्या लेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले तो शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल कौन सी, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों लेंगे इसमें। ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये 3 चीजें आती हैं, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर देंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सबसे पहले तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन है वो है 39, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, किसको ऐड करें किसको ऐड ना करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको, हमें क्या गिवन है। बैलेंस शीट had the following amounts as at 31st March 2019। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है। तो जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है वो किस में आएगा? ये भी शेयर होल्डर फंड में आता है क्योंकि ये भी एक रिजर्व है। रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है 4 लाख। लॉन्ग टर्म लोन गिवन है हमें 30 लाख, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा। फिर करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज है। क्या करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का हम कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट का हम कुछ करेंगे? इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का भी हम कुछ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन का भी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जितनी भी दी हो तो जरूरी नहीं है वो सब हमें यूज ही करनी है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना है इसमें। हमें क्या क्या लेना है? क्वेश्चन नंबर 39, तो सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट करने। तो लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए मैं इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैं इसमें प्लस करूंगा। तो सबसे पहले हमारा लोन फ्रॉम IDBI। ठीक है, लोन हमें दिया हुआ है, इसमें हम प्लस करेंगे। अच्छा, बस यही है लॉन्ग टर्म डेट में बेटा, बस यही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डर फंड के लिए हमें क्या क्या गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करेंगे, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करेंगे, फिर इसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीजें हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 लाख। ठीक है, तो ये कितना है हमारा? ये टोटल हमारे पास 25 लाख आ गया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस चीज में बेटा एक चेंज मैं करूंगा। ये जो इक्विटी लिखा है हमने, क्योंकि ये इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो इसके अंदर हम अ, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करेंगे, प्रेफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि ये इक्विटी रेशियो हमें निकालना है, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएंगे हमारे पास 30 लाख, और
शेयर होल्डर फंड हो जाएगा हमारे पास 20 लाख, तो ये आएगा हमारा 1.5:1। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्विटी लिखा हुआ है तो इसलिए हम शेयर होल्डर फंड के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को ही कंसीडर करेंगे, इसमें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ शेयर होल्डर फंड हमें निकालना होता है या फिर यहाँ पे डेट टू कैपिटल रेशियो या शेयर होल्डर फंड रेशियो होता तो उसमें हम फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी कंसीडर करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी लिखा है तो हम सिर्फ इक्विटी को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेम जैसा हमने करंट रेशियो और क्विक एसिड रेशियो किया था, तो सेम ऐसा हमें क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है। हमें बताना होगा कि सर सर एक बार पीछे कर दो, मैंने लिखा नहीं था, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। थैंक यू सर। हो गया सर। अच्छा, अब हमने जब करंट रेशियो किया था और क्विक एसिड रेशियो किया था तो उसके अंदर हमें एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें बताना था कि वो चेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये हमें गिवन है 0.5:1 यानी 0.5/1। ठीक है, हमें ये गिवन है। तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बताना हो कि रेशियो में क्या चेंज आएगा, तो हम इसमें अमाउंट एज्यूम करते हैं। तो अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट 50,000 है और ये 1 लाख है। ठीक है, तो अब रेशियो मेरा ये इतना ही आएगा 0.5:1। तो हमने लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड का अमाउंट हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो पे क्या चेंज आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमें बताना है। अमाउंट हमें गिवन नहीं है, कितने के शेयर्स हमने इशू किए। ठीक है, तो इसमें भी हम सपोज कर सकते हैं अमाउंट क्या है हमारा। तो मान लेते हैं कि हमने, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने 50,000 के ही इक्विटी शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो जब हम 50,000 के इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उससे हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। इसको चलो 40 कर देते हैं, तो उससे हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेट्स पे कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ेगा, तो ये सेम रहेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर किस में आता है, जब भी हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, बेचेंगे कंपनी के, तो हमारे पास कैश आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ना तो लॉन्ग टर्म डेट में कैश आएगा ना ही इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, तो इसलिए लॉन्ग टर्म डेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 50,000 अपॉन 1,40,000। तो कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, ये आएगा बेटा 0.35:1। तो ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो हमारा आंसर होगा डिक्लाइन। ठीक है, रेशियो हमारा डिक्लाइन हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाले आते भी हैं एग्जाम में, बस हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये चेक करना है कि इस ट्रांजैक्शन का इन दोनों हेड्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकंड है हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमने कैश रिसीव किया है। जब हम डेटर से कैश रिसीव करेंगे तो क्या होगा, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे और कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डेटर्स कम हो जाएंगे और कैश इंक्रीज हो जाएगा। क्या इस डेटर और कैश हम इन दोनों में से कहीं पर शो करते हैं, नहीं करते, ये दोनों तो लाइबिलिटीज है। ठीक है, और ये दोनों हमारे एसेट्स हैं।
तो इनकी वजह से लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी ये दोनों सेम रहेंगे और हमारा रेशो क्या हो जाएगा, नो चेंज, सेम रहेगा रेशो, इसलिए हमारा आंसर होगा नो चेंज। ठीक है, और देखते हैं बेटा, जहां पर किसी को समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो मुझे वहीं पर रोक देना। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स हमने रिडीम किए। रिडीम करने का मतलब है डिवेंचर्स की हमने रीपेमेंट कर दी, यानी पैसे वापस कर दिए। ठीक है, तो जब डिवेंचर रिडीम करेंगे तो हमारे डिवेंचर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास हमारा जो बैंक होगा वो भी कम हो जाएगा, कैश या बैंक, भाई लाइबिलिटी कम हो जाएगी प्लस बैंक भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो हमारे पास अभी लॉन्ग टर्म डेट 50,000 के है और शेयर होल्डर फंड हमारे पास 1 लाख का है। तो जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो सपोज करो अमाउंट कि हमने 20,000 के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो जाएंगे, तो ये 20,000 से मैंने इसको कम कर दिया। ठीक है, अब कैश हमारा कभी भी शेयर होल्डर फंड में नहीं आता, एसेट है हमारा, तो इसलिए शेयर होल्डर्स फंड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ये 1 लाख ही रहेगा। तो अब ये कितना हो गया, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और ये हो जाएगा 0.3:1। अब चेक करते हैं, तो पहले 0.5:1 था, अब 0.3, तो क्या हुआ, ये हमारा डिक्लाइन कर गया। ठीक है, ये हमारा डिक्लाइन कर गया, यानी डिक्रीज हो गया। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें। फोर्थ में ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा हमारे बैलेंस शीट पर, देख लेते हैं। जब गुड्स परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट पे खरीदे हमने। ठीक है, और जो हमारा स्टॉक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या इन दोनों का हमारे लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्यों, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा हमारा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इस केस में। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, सबको समझ में आया? कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। चलो अब क्या करते हैं, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, मैं गिवन लिख देता हूं, फिर हम उसका आंसर देखते हैं। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 8 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड है हमारे पास 2 लाख। ठीक है, हमें डेट टू इक्विटी रेशियो बताना है कितना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो अब शेयर होल्डर्स फंड तो हमें गिवन है, हमें लॉन्ग टर्म डेट पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा हुआ है गुडविल के चैप्टर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, वो होगा टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, तो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट है, नहीं है, मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट है, नहीं है, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से मैं कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मैं किसी दूसरे मेथड से निकाल सकता हूँ? ध्यान से देखना बहुत। हाँ निकाल सकता हूँ। चेक करते हैं कैसे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज मैंने माइनस किया, तो क्या बचेगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज ही तो बचेंगी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर मेरा शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों आते हैं, है ना? तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? पूछना है किसी को इसमें कुछ? नो सर। हमें बैलेंस शीट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर में जो हमने की थी, ठीक है? बैलेंस शीट के हेड्स, लाइबिलिटीज के, एसेट्स के, वो सब अच्छे से याद होंगे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? सर तो 3:1 बोलो एक बार फिर से युविका। सर 3:1 आ रहा है। अच्छा 3:1 बना रहा है, तुमने सॉल्व भी कर दिया। अच्छा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 8 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास 2 लाख है, तो लॉन्ग टर्म डेट हमने देखा कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 6 लाख। तो डेट इक्विटी रेशियो में मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख अपॉन शेयर होल्डर फंड 2 लाख, तो ये आएगा 3:1। ठीक है? तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर हमें इसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए बैलेंस शीट के बारे में, तो हम अपने आप फॉर्मूले बना सकते हैं। हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है ये सब हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42nd क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारा रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, ठीक है? और अब इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन रेज करूंगा, इसका आंसर क्या बोलते हैं आप सब करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 2:1 यानी 2/1। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट मैं एज्यूम कर रहा हूं कितना, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है? सेम आएगा रेशो, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, यहां तक मैंने कर दिया। अब मैं ट्रांजेक्शन पूछूंगा और तुम सब आंसर करोगे। फर्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो हमने कैश में अपने न्यू शेयर इशू किए हैं, तो मुझे बताओ ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा? हम न्यू शेयर्स अमाउंट क्या लें? अमाउंट बेटा कुछ भी ले सकते हो, 10,000 20,000 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, अमाउंट गिवन नहीं है हमें। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, चलो चेक करते हैं। जब हम न्यू शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब हमारे पास शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट हमारे सेम रहेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, सपोज करो कि हमने 10,000 रुपए के इशू किए, ठीक है? सिर्फ 10,000 के मान लेते हैं, तो ये तो बेटा हमारा 2 लाख ही रहेगा लॉन्ग टर्म डेट, इस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन शेयर होल्डर फंड में हमारे 1 लाख से ये 1,10,000 हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो अब सेकंड देखते हैं, मुझे सेकंड का आंसर करना बहुत अच्छे से। तो सेकंड हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। हमने क्या किया, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स बना दिया। इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा, बोलो?
बोलो क्या इम्पैक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का। चलो चेक करते हैं। जब हमने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया तो डिबेंचर्स हमारे कम हो जाएंगे। सपोज करो कि हम 50,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया तो डिबेंचर्स हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डिबेंचर्स कितने से कम हो जाएंगे? 50,000 से। तो मैं माइनस कर दूंगा लॉन्ग टर्म डेट्स में से 50,000। किस में हमने कन्वर्ट किया? इक्विटी शेयर्स में हमने कन्वर्ट किया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर फंड भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से। तो मेरे नए अमाउंट कितने आ गए? 1,50,000 अपॉन 1,50,000। ये कितना आएगा? ये आएगा 1:1। ठीक है। पहले कितना था? पहले था ये हमारा 2:1। अब कितना है? 1:1। तो ये हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो बहुत सोच समझकर आंसर करो। सर रेशियो के अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता? नहीं बेटा, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो एज्यूम कर आपने रहे हैं ना अमाउंट। वहाँ पे मैंने 15,000 लिया तो मेरा इंक्रीज आ रहा था। चलो 15,000 से चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 50,000। 15,000 या 50,000? 50,000। तो बेटा 50 तो लिया मैंने भी। अरे सर ऊपर वाले में, फर्स्ट वाला जो था। अच्छा, फर्स्ट वाले में? हाँ सर। फर्स्ट वाले में तो लॉन्ग टर्म डेट पे कोई फर्क ही नहीं आएगा, बस ये इंक्रीज होगा। तो 50 लोगे तो भी तो डिक्रीज ही होगा ना रेशो। डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशो तो हमारा डिक्रीज होगा ना। अच्छा, न्यूमरेटर सर इंक्रीज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? बेटा न्यूमरेटर इंक्रीज कहाँ हुआ है? हमने तो इक्विटी शेयर इशू किए हैं ना। इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट में तो आते ही नहीं है। तो वो तो सेम रहेगा 2 लाख। ओके सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड, अब इसका आंसर करना। सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। बहुत ध्यान से आंसर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वेट करूंगा मैं सबका। एट प्रॉफिट, हमने अपने फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट पर बेच दिया तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे डेट इक्विटी रेशियो पे? बोलो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट। और कोई बच्चा आंसर करेगा? बोलो, सोचो, थोड़ा सोचो इसमें क्या होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का होगा क्या। इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा? जब हमने फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट पर बेचा तो फिक्स्ड एसेट चला जाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगा। ठीक है, और कैश और फिक्स्ड एसेट तो दोनों एसेट साइड पे आते हैं तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने प्रॉफिट पर बेचा है और फिक्स्ड एसेट पर जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट हम कहां पर डालते हैं? कैपिटल प्रॉफिट हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व कहां पर आता है? यह आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो 10,000 से इंक्रीज होगा तो ये 1,10,000 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हमारा डिक्रीज आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा, इसको भी बहुत ध्यान से मुझे आंसर करना। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड
पेमेंट बेसिस। ठीक है, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। ठीक है, तो बताओ क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब बेटा हमने लोन पे खरीदा है, वो लॉन्ग टर्म लोन पे फिक्स्ड एसेट। बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज। चलो चेक करते हैं। जब हम मान लेते हैं, चलो कितने का, 50,000 का मान लेते हैं कि हमने 50,000 का फिक्स एसेट परचेज किया। तो जब हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो एक तो फिक्स एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म लोन भी तो बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाएगा। 50,000 से शेयर होल्डर फंड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, और ये आएगा 2.5:1। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा इंक्रीज हो गया, तो बिल्कुल ठीक आंसर था इंक्रीज। चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट का आंसर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या होगा बताओ। नो इम्पैक्ट सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, नो चेंज इसका आंसर होगा। हमारे रेशो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो वो तो करंट लायबिलिटीज में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, कैश कम हो जाएगा तो कैश भी इनमें दोनों में से कहीं पर नहीं आता। तो इसीलिए हमारे अमाउंट सेम रहेंगे, 2,00,000 और 1,00,000, और हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि एग्जाम्स में आए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं रेशियो के, हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें इस चैप्टर को करना है और बहुत ध्यान से हमें इसको समझना भी है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास एक बैलेंस शीट है, तो इसको मैं चाहूंगा कि सभी सॉल्व करें। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस शीट सबको विजिबल है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, क्वेश्चन नंबर 43 है। अब इस बैलेंस शीट को देखें तो हमें एक शेयर कैपिटल वगैरह ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट कहां पर मिलेंगे हमें, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी 2,50,000 क्या हो जाएंगे हमारे, लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है शेयर होल्डर फंड की। तो शेयर होल्डर्स फंड देखो, इस सबका टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दो, 10,00,000 और 2,40,000 को, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। तो डिवाइड करेंगे हम, लॉन्ग टर्म डेट 2,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड हमारा कितना हो जाएगा, 12,40,000। तो कितना आएगा, 0.2:1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.2:1। समझ में आया सबको। ठीक है, तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो कंप्लीट हो गया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें पता क्या चलता है, हम ये जानना चाहते हैं कि बाहर का पैसा कितना है और शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है, दोनों का क्या रेशियो है। बाहर का पैसा जितना ज्यादा कम होगा, यानी जितना ज्यादा कम आएगा रेशियो हमारा, उतना हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म डेट्स ज्यादा है तो हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, फिर उसके पैसे भी तो वापस करने हैं ना। तो हमारी कंपनी पे क्या रहेगा, एक प्रेशर बना रहेगा, बर्डन ज्यादा आ जाएगा पेमेंट्स का, कैश फ्लो कैश आउटफ्लो का बर्डन हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए ये रेशियो जितना ज्यादा कम आए उतना ज्यादा हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके क्वेश्चंस होमवर्क में कर सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 33
टू क्वेश्चन नंबर 43। इस टॉपिक की ये क्वेश्चन है, इसमें से बेटा 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादातर क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे इनकी 3-4 क्वेश्चंस की तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बेटा?